हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था मोनोटोनिक फंक्शन के ऊपर कुछ रिजल्ट्स। अभी हम करेंगे मोनोटोनिक फंक्शन के ऊपर एक ही रिजल्ट रहता है, वो भी हम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी को मूव ऑन करेंगे। इस रिजल्ट को एक क्वेश्चन की तरह से ट्रीट करते हैं हम। जरा देखो, लेट एफ बी एनी फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर सच दैट द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग भी ले सकते हैं ऐसे ही। नाउ डिफाइन the set d epsilon which contain all those elements of the open interval ab at which the limit of the function does not exist. ठीक है, that means लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो ये तो हम कर चुके पहले ही कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमेशा ही एग्जिस्ट करती है हर एक पॉइंट पे, और ए और बी को छोड़ के। ए पॉइंट के ऊपर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी मैं क्या कह रहा हूं, ओपन इंटरवल से मैंने कोई पॉइंट लिया और उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी, बट वो इक्वल नहीं होंगी। और अगर इक्वल नहीं होंगे और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो राइट हैंड लिमिट ज्यादा हो जाएगी, बड़ी होगी राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी होगी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। सच दैट द लिमिट x टेंड्स टू x नॉट पॉजिटिव f of x माइनस लिमिट x tends to x naught negative f of x is greater than 0। ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 तो होगा। लेकिन एप्सिलॉन का क्या रोल है? ग्रेटर देन 0 की जगह पे ग्रेटर देन एप्सिलॉन। फिर क्या पता ये डिस्टेंस 1/2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस 1/2 से ज्यादा है तो मैं एप्सिलॉन को 1/2 ले सकता हूं कि उन सारे पॉइंट्स को लूंगा जिन पॉइंट्स पे ये डिस्टेंस 1/2 से ज्यादा रहती है, और जो 1/2 से ज्यादा है वो 1/3 से तो ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो एप्सिलॉन चूज किए हैं, मतलब वो एप्सिलॉन चूज किए हमने जिनके राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इस एप्सिलॉन से ज्यादा हो जाएगी। देन ये ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डी एप्सिलॉन इज फाइनाइट। ऐसे बी ऑप्शन है फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डी एप्सिलॉन इज इनफाइनाइट। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट डी एप्सिलॉन इज फाइनाइट। Okay. D option is there exists epsilon greater than 0 such that D epsilon is infinite. वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू हो सकता है। ठीक है, खुद से एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो भी हम कर ही रहे हैं। नाउ मुझे पता लगाना है कि ये जो डी एप्सिलॉन है ये फाइनाइट सेट होगा या फिर इनफाइनाइट सेट होगा, और किस एप्सिलॉन के लिए फाइनाइट होगा, किस एप्सिलॉन के लिए इनफाइनाइट होगा। क्या सबके लिए फाइनाइट होगा? सबके लिए इनफाइनाइट होगा? किसी एक के लिए फाइनाइट है हो सकता है, या किसी एक के लिए इनफाइनाइट हो सकता है। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके कुछ पॉइंट्स मान लिए। लेट मान लिया x1 x2 xn इसके पॉइंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। अगर इसके एलिमेंट्स है तो रियल नंबर्स हैं, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मान के चाहूं तो उनको ऑर्डरिंग दे सकता हूं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। सो लेट x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन xn। सच ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, चलो आगे लिख देता हूं। सच दैट xi बिलोंगिंग टू d एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। किसी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने मान लिया डी एप्सिलॉन के ये n पॉइंट्स हैं। अगर ये n पॉइंट्स इसके हैं और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दैट मींस f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से छोटा होगा, छोटा है बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x3 एंड अप टू सो।
लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन। नाउ लिमिट के बारे में क्या कह सकते हैं हम? अभी देखो ये रिजल्ट हम कर चुके। जब एक्स नोट लेस देन एक्स वन था तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स नोट इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो लेस देन राइट हैंड लिमिट एट एक्स वन विच इज लेस देन इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स टू। भाई वहां पे एक्स नोट एक्स वन था तो एक्स नोट एक्स वन पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, एक्स वन एक्स टू है तो एक्स वन एक्स टू पे अप्लाई कर देंगे। सो नाउ वी हैव लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स वन नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट डी एक्सलॉन के, तो इनके ऊपर लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी। तो इक्वल नहीं है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वाली लिमिट छोटी होगी और राइट हैंड लिमिट बड़ी हो जाएगी, इक्वल हो नहीं सकती। लिमिट x टेंड्स टू x1 पॉजिटिव f of x। ओके, दिस इज लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x2 नेगेटिव f of x which is less than x tends to x2 positive f of x। एंड ऑफ दिस वन, ऐसे n तक जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू x and negative f of x which is less than limit x tending to x and positive f of x। अब क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स डी एप्सिलॉन के हैं, दैट मींस लिमिट x राइट हैंड लिमिट एट x1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x1, ये डिस्टेंस एप्सिलॉन से बड़ी होगी। ऐसे ही इसके लिए ये डिस्टेंस भी एप्सिलॉन से बड़ी होगी। तो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं? समेशन k वैरिंग फ्रॉम 1 to n लिमिट x टेंडिंग टू x1 नेगेटिव f of x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू x1 पॉजिटिव f of x। x1 नहीं, k वेरी कराया मैंने तो x के सफिक्स ले लेता हूं। 1 पुट करूंगा तो 1 के लिए आ जाएगा, ये 2 के लिए, 2 पुट करूंगा तो 2 के लिए हो जाएगा सेम। सो नाउ 1 पुट करूं चाहे 2 पुट करूं चाहे n पुट करूं, ये हमेशा रहता तो एप्सिलॉन से बड़ा है और उन सब का सम कर रखा है, तो इन सब का सम किससे बड़ा हो जाएगा? n एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, n टाइम्स एप्सिलॉन से बड़ा हो गया। अच्छा अभी देखो इसको ग्राफिकली देख एक बार। फंक्शन क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन कुछ इस तरह से इंक्रीज होगा और a से b तक फंक्शन है, तो ये पॉइंट क्या होगा? a कोमा f ऑफ a, और ये वाला पॉइंट होगा b कोमा f ऑफ b, ठीक है। नाउ ये इतनी जो डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस वाली, ये एफ ऑफ ए होगी और ये इतनी डिस्टेंस एफ ऑफ बी होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेके ये यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। अब फंक्शन यहां से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है और हमारे पास मैं एन पॉइंट्स लेके चला हूं जिन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दैट मीन्स जिनके लिए राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एप्सिलॉन से बड़ी है। तो यहां से होगा एक पॉइंट x1, यहां इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा x2 अप टू सोन, यहां से कोई पॉइंट xn। अब xn पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ हो रहा है और राइट हैंड लिमिट कुछ हो रहा है, इस तरह से। और राइट हैंड लिमिट बड़ी है, लेफ्ट हैंड लिमिट छोटी है, तभी तो उनका डिफरेंस 0 से बड़ा आया, एप्सिलॉन से बड़ा आया। तो ऐसे ही ये डिस्टेंस हुई कुछ ऐसे ही n के लिए, ये लिमिट कुछ आएगी, ये लिमिट कुछ आएगी। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट x1 पॉइंट पे, ये x2 पे और ये xn पे। तो x1 पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है। राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये इतनी डिस्टेंस। ऐसे ही x2 पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ये डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे ही xn पॉइंट पे ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इन सारी डिस्टेंसेस का सम इस पूरी डिस्टेंस से तो कम ही होगा भाई। यहां से लेके जो यहां तक की जो डिस्टेंस है एफ बी माइनस एफ ए, इससे तो कम ही होगी ना इस सारी डिस्टेंसेस का सम। तो ये क्या है? उन सारी डिस्टेंसेस का सम ही तो है। x1 पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ये डिस्टेंस प्लस फिर ये डिस्टेंस प्लस फिर ये डिस्टेंस, इन सारी डिस्टेंसेस का सम
छोटा होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं तो यहां पे मैं कह सकता हूं एफ कि एन इज लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय एप्सिलॉन। नाउ बी इज द फिक्स पॉइंट, ए और बी दोनों के दोनों फिक्स पॉइंट हैं, तो उनकी फंक्शनल इमेजेस भी फिक्स रहेंगी। और कोई भी एक अगर मैं एप्सिलॉन लेके चलूंगा तो एप्सिलॉन तो मैंने पहले ही फिक्स कर दिया, यानी कि ये सारे के सारे फिक्स हैं, ये कोई भी एक फिक्स रियल नंबर आएगा। और नेचुरल नंबर कहां से वेरी करते हैं, 1 से शुरू होता है, 2 3 4 अप टू ऐसे चलता जाएगा। लेकिन कहां तक जा सकता है, इनफिनिटी तक नहीं पहुंचा सकते, इसको जहां तक भी लेके जाऊं रहेगा इसके कमी। ये फाइनाइट नंबर कुछ भी आ जाए, जैसे 75.7 आ गया तो इसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा कितनी जा सकती है, 75 तक जा सकती है। ऐसे ही ये n क्या रहेगा, इसका मतलब फाइनाइट रहेगा, इसको इन्फिनिटी को टेंड नहीं करा सकते बिकॉज ये किसी फाइनाइट क्वांटिटी से लेस आ गया। दैट मीन्स डी एप्सिलॉन इज फाइनाइट। इसके अंदर जो पॉइंट्स में लेके चला था x1 x2 xn वो फाइनाइट ही हो सकते हैं, इनफाइनाइट तो बना नहीं सकते उनको, n टेंड टू इन्फिनिटी नहीं कर सकता। तो डी एप्सिलॉन फाइनाइट हो गया। किसी भी आर्बिट्री एप्सिलॉन के लिए कोई भी एप्सिलॉन ले लो ये फाइनाइट रहेगा। दैट मीन्स फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डी एप्सिलॉन इज फाइनाइट। So for all epsilon greater than 0 d epsilon is finite. इनफाइनाइट रॉन्ग हो जाएगा। किसी एक के लिए इनफाइनाइट बना सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा फाइनाइट क्वांटिटी से लेस है, ये गलत हो जाएगा। किसी एक के लिए फाइनाइट बना सकते हैं, जब सब के लिए ही फाइनाइट है तो किसी एक के लिए भी फाइनाइट होगा। ओके, तो ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। तो ये तो हमने क्वेश्चन के तरीके से किया है, तो यहां पे मैंने प्रूव कर दिया कि किसी भी एक एप्सिलॉन को चूज कर लो, उस एप्सिलॉन के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आएंगे, फाइनाइट ही आएंगे। ओके, जब हर एप्सिलॉन के लिए ये डी एप्सिलॉन फाइनाइट आ रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर ऑल m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर d of 1 by m is finite because for all epsilon greater than 0 represents all the positive real numbers। और अगर मैं 1 by m लेता हूं तो वही तो एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना, m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए। तो जब हर पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डी एप्सिलॉन फाइनाइट आता है तो इसके लिए भी फाइनाइट ही आएगा। और अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं यहां पे m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर यूनियन ले लूं d1 by m की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे जैसे m की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, ये 0 को टेंड करता रहेगा। और एप्सिलॉन की जगह पे ये लेकर चल रहे हैं कि एप्सिलॉन को 0 को टेंड करा देंगे। एप्सिलॉन जैसे 0 को टेंड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये फिर ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है ये बड़ी हो लिमिट, ये छोटी हो, दैट मींस ये दोनों इक्वल ना हो। इसकी तो पॉसिबिलिटी एक होती थी, या तो इक्वल होती थी या ये बड़ी या छोटी होती थी। तो अब ये ग्रेटर देन लेके चला हूं मैं, दैट मींस इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको डायरेक्टली कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट ना करे। दैट मींस ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एक ऐसे सेट के बराबर हो जाएगा जिसके अंदर वे सारे पॉइंट्स आएंगे ओपन इंटरवल ए बी के, सच दैट लिमिट एट द पॉइंट x नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और इसको हम नाम देते हैं d। अब ये d1 by m क्या है, हर m के लिए फाइनाइट है। तो m की वैल्यू 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं, कुछ ही पुट करूं, फाइनाइट रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, काउंटेबल यूनियन है। काउंटेबल यूनियन क्यों है, क्योंकि यूनियन वेरी जो कर रही है उसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल सेट के ऊपर यूनियन ले रखी है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। फाइनाइट सेट तो हमेशा काउंटेबल होता ही है, तो ये फाइनाइट सेट था यानी काउंटेबल था। तो और ये क्या है, काउंटेबल यूनियन। सो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, दैट मींस ये पूरा सेट काउंटेबल आया, ये काउंटेबल आ गया। दैट मींस the set of all discontinuities of the function f on closed interval a b is countable। तो इससे यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव कर दिया। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना क्लोज इंटरवल ए बी से आर तक, तो वो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है। कंटिन्यूटी तो चलो वेव ने किया नहीं है, तो वो कितने पॉइंट्स पे लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल पॉइंट्स होंगे जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हो सकता है कुछ कोई भी पॉइंट ऐसा नाम ले जिस पे लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, सब पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। और हो सकता है मुझे कुछ फाइनाइट पॉइंट ऐसे मिल जाए जिन पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कुछ काउंटेबल मैनी पॉइंट्स मिले, इनफाइनाइट हो लेकिन फिर भी काउंटेबल हो, जिनके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट ना करे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सब पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे या फिर अनकाउंटेबल पे लिमिट एग्जिस्ट ना करे, नहीं। ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो वे पॉइंट ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल में नहीं होंगे, एट मोस्ट काउंटेबल पॉइंट्स, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ये जो मैं एफ क्लोज इंटरवल ए बी से लेके चला हूं आर तक, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लेके चला हूं, ऐसे ही अगर मैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग लेके चलता तो भी सेम प्रूफ लेता। ये उसमें क्या होता, सॉरी ये माइनस नहीं है, प्लस आएगा, प्लस और ये माइनस, तो उसमें क्या होता, माइनस वाला पहले आता, प्लस वाला बाद में आता, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रूफ चलता वहां पे भी। उस केस में मैं प्रूव कर सकता था कि ऐसे पॉइंट जिन पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो पॉइंट ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल होंगे। लेकिन अगर मैं एफ को आर से आर पे लेके चल पड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये सेम रिजल्ट वैलिड होगा वहां पे भी। इस केस में ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना करे वो पॉइंट्स काउंटेबल मैनी ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। वो उसमें कैसे प्रूव करोगे भाई, क्लोज इंटरवल में तो हमने प्रूव कर लिया, इसके लिए कैसे प्रूव करो, इसके लिए ऐसे प्रूव कर देते कि मैं आर को ऐसे लिख देता हूं, आर इज इक्वल टू यूनियन एन बिलोंगिंग टू जेड आई एन, जहां पे आई एन हम ले लेते हैं एक साइड से क्लोज ले लो, एक साइड से ओपन ले लो, ये इंटरवल एरिया है। अब इस किसी भी इंटरवल के ऊपर तो मैंने प्रूव कर ही दिया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होते हैं, काउंटेबल मैनी एट मोस्ट। अगर इसको हटा भी दो, इन पॉइंट्स को हटा भी दूं तो भी क्या रहेंगे, काउंटेबल ही रहेंगे, पॉइंट निकाल ही रहा हूं फिर तो मैं। तो ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल मैनी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए आई एन पे क्या होंगे, देखो पूरे आर पे अगर फंक्शन डिफाइन है तो हर एक छोटे छोटे इंटरवल पे डिफाइन होगा वो, तो हर एक इंटरवल पे जब फंक्शन डिफाइन होगा, जैसे इस इंटरवल पे डिफाइन कर दिया मैंने, तो इस इंटरवल पे फॉर्मूला लगाया, ये यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा काउंटेबल, यहाँ पे कितने होंगे काउंटेबल, यहाँ पे भी काउंटेबल, ऐसे सब पे काउंटेबल होते जाएंगे, और ऐसे इंटरवल कितने हैं काउंटेबल है, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने आएंगे, फिर भी काउंटेबल ही आएंगे, बिकॉज हर इंटरवल के अंदर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज एटमोस्ट काउंटेबल आई हैं, और इन सब का यूनियन जो मैं ले रहा हूं वो भी काउंटेबल यूनियन ले रहा हूं, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज अगेन काउंटेबल। तो इस पूरे आर पे जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे वे भी काउंटेबल ही आएंगे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, अभी मैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तो बोल रहा हूं लेकिन एक्चुअली वो है क्या, ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से मतलब ये है, अभी हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो होते हैं जहां पे या तो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डायरेक्ट वैल्यू के बराबर ना आए, ठीक है। लेकिन यहां पे तो इस केस में इसमें तो हम कर चुके कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डायरेक्ट वैल्यू के बराबर आ ही जाएगी। तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब डिसकंटिन्यूअस होना ही है। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एटमोस्ट जो काउंटेबल मैंने पॉइंट्स दिखाए हैं उनको मैं ये कहूं कि वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, या फिर मैं ये कहूं कि ऐसे पॉइंट्स है जिनके ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो बात एक ही है। Now before we move to continuous functions, only one result we have to do here. इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रूफ आप चाहो तो नेट पे देख सकते हो इसका, वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेट डी बी एनी काउंटेबल सेट it implies there exists a function from R to R such that B is equal to x naught belonging to R such that limit x tending to x naught f of x does not exist. ठीक है भाई, ये रिजल्ट क्या कहता है कि हर काउंटेबल सेट के लिए सो द रिजल्ट इज हर काउंटेबल सेट के लिए हम एक फंक्शन ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि वो फंक्शन इस काउंटेबल सेट के किसी भी पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उस फंक्शन की,
और उसके अलावा हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स का सेट ले लो, नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए मैं एक फंक्शन आर से आर पे जरूर फाइंड कर लूंगा कि उस फंक्शन की किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और नेचुरल नंबर्स को छोड़ के हर रियल नंबर के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ऐसे ही रैशनल नंबर का सेट भी काउंटेबल सेट होता है। तो रैशनल नंबर का सेट जो मैंने ले लिया उसके लिए मैं एक फंक्शन ऐसा जरूर फाइंड कर सकता हूं कि रैशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और रैशनल नंबर को छोड़ के जो पॉइंट्स बच गए यानी इरेशनल नंबर्स, हर इरेशनल नंबर के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शंस? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये उन्हें आता है अच्छे से, बट कई स्टूडेंट्स की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती कंटिन्यूअस फंक्शन की। देखना डेफिनेशन क्या है, f from a to r be any function then f is called continuous at the point x is equal to a। सीधा एट पॉइंट ए लिख रहा हूं ना, एट पॉइंट ए where a belongs to capital A। if definition हमेशा if and only if होती है, if लिख दिया इसका मतलब if and only if है। if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x minus f of a का मोड is less than epsilon if x minus a mod is less than 10। मोस्टली स्टूडेंट्स ये मान के चलते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f of x अगर f of a के इक्वल आ जाएगा तो कंटिन्यूस होगा, नहीं तो कंटिन्यूस नहीं होगा, जो कि रॉन्ग डेफिनेशन है। अभी इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे ये डेफिनेशन गलत क्यों है, पहले आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझिए। जब हम लिमिट की डेफिनेशन कर रहे थे, लिमिट में हमने क्या किया था, फंक्शन अगर a से r तक है तो हम जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होना बहुत जरूरी था एक, लेकिन यहां पे हम लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहे, यहां पे मैं डोमेन के किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूं, डोमेन के लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहा। तो डोमेन के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब f of x माइनस एफ ऑफ ए की डिस्टेंस वेरी स्मॉल हो जाए, इफ x माइनस ए की डिस्टेंस सॉरी x और a की डिस्टेंस वेरी स्मॉल है तब। दैट मींस अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो f of a x a को अप्रोच करे, लेकिन वो तब होगा जब f of x a को अप्रोच करे। यहां पे मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, यानी कि ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वल टू 0 का मतलब x और इक्वल हो जाएंगे। अगर x और इक्वल ही है तो x और इक्वल जब यहाँ पे पुट करूंगा तो f of x माइनस f of a 0 हो जाएगा, बोथ विल बी इक्वल। तो 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि एप्सिलॉन को मैं ग्रेटर देन 0 लेके चला हूं। इसका मतलब अगर मैं लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहा, देखो x टेंडिंग टू a का मतलब क्या होता है, x a को अप्रोच कब करता है, जब a लिमिट पॉइंट होता है वो अप्रोच करता है। जब वो अप्रोच करता है तो कभी भी उसके इक्वल नहीं लेते हम। अब जब मैं इक्वल ही ले रहा हूं यानी कि मैं लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहा, तो अगर लिमिट पॉइंट्स को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे बात करोगे डोमेन के, उन पॉइंट्स हो गए आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट्स पे बात करोगे तो फंक्शन तो हमेशा ही कंटिन्यूस हो जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब x a के इक्वल लोगे तो 0 डेल्टा ग्रेटर देन 0 और x a के इक्वल ही ले लिया तो ये डिस्टेंस भी 0, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ओके, इस डेफिनेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, दैट इज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that f of x belongs to epsilon neighborhood of f of a। f of a का ही नेबरहुड है ये,
माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन के बीच की डिस्टेंस होगी। एफ ऑफ ए जब ऐड करूंगा तो एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन तो एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन वाले इंटरवल में आएगा, और उस इंटरवल को एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ पे कहते हैं। और यहां पे देखो एक्स मेंबर ए का भी होना चाहिए, ए का मेंबर होगा तभी तो एफ ऑफ एक्स की बात करूंगा। इन दोनों का मेंबर है, दैट मीन्स इफ एक्स बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन this set, that is for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that इस सेट की इमेज इस सेट में जा रही है, such that f of n delta a intersection a subset of n epsilon of f of a। ठीक है, ना लिमिट में और कंटिन्यूटी में क्या रिलेशन होगा यहां पे, जरा देखना। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए था, तो यहां से दो केसेस निकलते हैं, या तो ये इसका लिमिट पॉइंट होगा या फिर लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए प्राइम, दैट मीन्स ए कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स A is isolated point of A। अगर ये आइसोलेटेड पॉइंट है तो आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, देखना। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो कि उस पॉइंट के नेबरहुड में, उस पॉइंट के आसपास इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिल जाए मुझे सेट के, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाए सेट के। अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि एक नेबरहुड ऐसा पक्का मिले जहां पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स ना हो। अगर इनफाइनाइट नहीं होंगे इस नेबरहुड में तो कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स ही होंगे। अगर फाइनाइट एलिमेंट्स है तो नेबरहुड को और छोटा बना दूं मैं, एक नेबरहुड ऐसा ही मिल जाएगा जिस नेबरहुड में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा सेट का। तो आइसोलेटेड पॉइंट या फिर आइसोलेटेड सेट की डेफिनेशन ये है कि आइसोलेटेड एलिमेंट या आइसोलेटेड पॉइंट कब कहेंगे किस सेट का, ए को, स्मॉल ए को, तब कहेंगे जब उस ए का एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए जिस नेबरहुड में सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, इसमें a का कोई भी एलिमेंट ना आए, कैपिटल ए का कोई एलिमेंट ना आए सिवाय इसके खुद के, ये खुद तो है ही एक एलिमेंट, दैट इज सिंगलटन है। अगर ऐसा हो जाए तो अभी देखो ये डेल्टा मुझे ऐसा मिल गया ना, तो मैं फॉर ऑल एप्सिलॉन कह सकता हूं, हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा तो मेरे पास है ही, चाहे एप्सिलॉन कुछ भी ले लो, एक डेल्टा तो मुझे मिल ही गया ऐसा। फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन है, ये सिंगलटन है। और ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, इसकी जगह पे सीधा ये कह सकता हूं ना, नेबरहुड ऑफ ए, जो कि डेल्टा नेबरहुड है, डेल्टा नेबरहुड है ये का, इंटरसेक्शन कैपिटल। नाउ दिस इंप्लाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, देखना जब जब यहां से कोई पॉइंट लो तो वो पॉइंट यहां पे आना चाहिए, दैट मीन्स उसकी एफ ऑफ ए से डिस्टेंस, सॉरी वो पॉइंट उस पॉइंट की इमेज, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो जानी चाहिए। तो अगर मैं यहां से कोई एक्स उठाऊंगा, यहां से उठाना होता है ना, यहां से एक्स उठाने का मतलब क्या है, यहां से उठाना, तो यहां से कोई एक्स अगर उठाऊंगा तो मेरे पास चॉइस कितनी आएगी, तो चॉइस है ये एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो एक्स और इक्वल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक्स बिलोंग कराता हूं एन डेल्टा ए इंटरसेक्शन ए से, जो कि सिंगलटन ए है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए के बराबर ही आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बोथ आर इक्वल। अगर 0 है तो 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें प्रूव करना होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन। इफ दिस का मतलब ये लेके चलो, तो ये मैं लेके ही चलाऊं,
एक्स को यहां से बिलोंग करा के लेके चलो। तो यहां से मैंने क्या प्रूव कर दिया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। और ए क्या था, ए था कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट, यानी कि हर एक फंक्शन डोमेन के आइसोलेटेड पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, तो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो देखना डेफिनेशन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली ग्रेटर देन जीरो कह सकता हूं, बिकॉज इक्वल टू जीरो होने पे तो एक्स और इक्वल होगी ना, इक्वल वाला केस तो हम कर चुके, तो ग्रेटर देन जीरो वाला होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो वाली बात आ गई तो ये तो लिमिट की डेफिनेशन है, लिमिट की डेफिनेशन एग्जैक्ट यही थी, लिमिट पॉइंट वाली। तो सेकंड केस क्या है, इफ ए इज लिमिट पॉइंट। नहीं था तब देख लिया हमने, अगर ये लिमिट पॉइंट है तो उस केस में तो लिमिट वाला केस ही लग जाएगा यूं का यूं। लेकिन लिमिट वाला जो केस होगा उसमें एल की जगह पे क्या चलेगा, एफ ऑफ ए चलेगा। दैट मींस उस केस में मैं कह सकता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की ये डेफिनेशन तब होती है जब हम जो पॉइंट्स लेके चले वो पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट ना हो। तो डेफिनेशन तो ये होती नहीं कंटिन्यूअस फंक्शन की एक्चुअली। ये रिजल्ट तब बन जाता है जब हम ये जो पॉइंट लेके चले ना लिमिट पॉइंट हो। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर आपको सीधा ही कहना है कि कंटिन्यूअस होगा फंक्शन उस जगह में। हमें कंटिन्यूअस सिर्फ लिमिट पॉइंट्स पे ही चेक करना होता है कि किसी लिमिट पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर लिमिट पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा वो आइसोलेटेड पॉइंट की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली फंक्शन कंटिन्यूअस है वहां पे। सो नाउ वी मूव ऑन टू सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे कि सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट में हमने किया था कि फॉर ऑल द सीक्वेंसेस ए एन डिफाइन ऑन द डोमेन सेट ए सच दैट ए एन अप्रोचिंग टू ए, जहाँ पे कोई भी ए एन की टर्म ए के इक्वल नहीं होती थी, वी ऑलवेज हैव द सीक्वेंस एफ ऑफ ए एन अप्रोचेज टू एल। यही था हमारे पास। सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम क्या कहेंगे, एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर इज कंटिन्यूअस एट सम एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंगिंग टू ए if and only if for all the sequences a n defined on the domain set A such that the sequence a n tending to A will always implies the sequence f of a n। यहाँ पे लिमिट l की जगह पे क्या है हमारे पास, फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू टेंडिंग टू f of a। लेकिन उसके साथ साथ हमने वो एक कंडीशन रिमूव कर दी कि ए एन की कोई भी टर्म ए के इक्वल ना हो। यहां पे हम वो इक्वल ए ले भी सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, देखो जब हम लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो लिमिट पॉइंट में उस एलिमेंट को हम अप्रोच कराते हैं। जैसे ए अगर लिमिट पॉइंट है तो इसके नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स को अप्रोच कराते हैं इस ए के पास। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके बराबर हो। जब हम अप्रोच कराते हैं तो इसके पास वाले एलिमेंट्स लेते हैं, तो इसका मतलब वो ए के इक्वल नहीं होते और ए को अप्रोच कराते हैं। लिमिट पॉइंट के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं तो कंटिन्यूटी के केस में क्या होगा, हम आइसोलेटेड पॉइंट का भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो डोमेन के किसी भी पॉइंट पे डिफाइन है वो। और जब हम लिमिट की बात कर रहे थे तो लिमिट हमेशा लिमिट पॉइंट पे ही डिफाइन थी। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ए लिमिट पॉइंट हो या फिर ए लिमिट पॉइंट ना हो। अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो फिर उस केस में ए क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगा। अगर ए आइसोलेटेड पॉइंट है तो उस केस में तो मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता। भाई ये वाला प्रूफ ध्यान है आप सबको, ये हमने कैसे किया था, अगर स्मॉल ही लिमिट पॉइंट है तो पक्का इसके अंदर एक सीक्वेंस मिलेगी जो उसको अप्रोच कर रही होगी और कोई भी टर्म इसके बराबर नहीं होगी। ये एग्जिस्ट करा दिया था हमने, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी तो इसकी फंक्शनल इमेज हमेशा एल को जाएगी, ये कहा था तब तो। लेकिन अभी अगर लिमिट पॉइंट है तो सेम काम कर दोगे, लेकिन अगर लिमिट पॉइंट नहीं आइसोलेटेड पॉइंट है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं। जो सीक्वेंस ए एन है वो मैं ए ही लेके चल पड़ूँ, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले लूँ, तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस अगर मैं लेता हूं तो उस केस में लिमिट तो होना जरूर, लिमिट पॉइंट तो होना जरूरी है नहीं,
बिकॉज अगर हम कॉन्स्टेंट सीक्वेंस रिपीट करने लग गए तो ये ए कोमा ए कोमा ए अप टू सोन जाके कहाँ पे अप्रोच करेगा, ये हमेशा ए के पास ही तो जाएगा। तो अगर ये ए के पास जा रहा है तो इसकी फंक्शनल इमेज देखना किसके पास जाएगी, फंक्शनल इमेजेस का सेट जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, सीक्वेंस एफ ऑफ ए हो जाएगा। और कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हमेशा उसी कॉन्स्टेंट को अप्रोच करती है जो कॉन्स्टेंट वो चल रहा होता है। जैसे ए वाली ए को अप्रोच कर रही थी तो एफ ऑफ ए वाली किसको अप्रोच करेगी, एफ ऑफ ए को अप्रोच कर जाएगी। तो अगर मैं वो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस लेके चल पड़ा, या फिर मैं इवेंचुअली कॉन्स्टेंट सीक्वेंस भी ले सकता हूँ, दैट मीन्स अगर मैं ए एन को ए के बराबर लेके चल पड़ा तो उस केस में तो कोई डाउट ही नहीं है कि पक्का लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो लिमिट एफ ऑफ ए ही होगी। वाई? बिकॉज अगर मैं ए एन को ए के इक्वल लेके चल पड़ा इनफाइनाइट मैनी एन के लिए, तो फाइनाइट टर्म तो हटा भी सकते हैं सीक्वेंस, कोई मैटर नहीं करता कन्वर्जेंस पे उस पर। तो अगर ए एन सारे ए के इक्वल ही हो गए तो ए की सीक्वेंस किसको अप्रोच करेगी, ए को अप्रोच करेगी। इनकी फंक्शनल इमेज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए ही हो जाएगी। फिर एफ ऑफ ए वाली सीक्वेंस किसको अप्रोच कर जाएगी, एफ ऑफ ए को ही अप्रोच कर जाएगी। ये एफ ऑफ ए, अगली टर्म भी एफ ऑफ ए, फिर अगली टर्म भी एफ ऑफ ए एंड अप टू सो ऑन। तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा, एफ ऑफ ए को ही अप्रोच कर जाएगा। देन नो डाउट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट ए इफ आई रिपीट द एलिमेंट्स। और ये मैं कब करूँगा, जब वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। बस यही डिफरेंस है सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ लिमिट में। लिमिट में हम क्या कर रहे थे, कोई भी टर्म उस ए के इक्वल नहीं होगी जिस पॉइंट के ऊपर हम लिमिट चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसके इक्वल ले भी सकते हैं, क्योंकि इक्वल लेने से फिर हम आइसोलेटेड पॉइंट्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली लिमिट पॉइंट तो होना कोई ज़रूरी है नहीं है। अगर मैं सेम ही एलिमेंट को बार बार रिपीट करा रहा हूँ तो फिर वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि हमने फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर्स एंड 1 इफ एक्स बिलोंगिंग टू इरेशनल। जो फंक्शन है आर से आर पे ही दे रखा है। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो मैंने क्या किया, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, लेट एल्फा बिलोंगिंग टू, डोमेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, डोमेन आर ही है तो डोमेन का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया मैंने। नाउ अगर एल्फा आर का एलिमेंट है तो क्या हम ये कह सकते हैं यहां से कि एल्फा लिमिट पॉइंट है सारे रैशनल नंबर्स का, बिकॉज इसका लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट का साथ कैपिटल आर होता है, तो कोई भी रियल नंबर हमेशा इसका लिमिट पॉइंट होगा। ऐसे ही कोई भी रियल नंबर इसका भी लिमिट पॉइंट होगा, तो एल्फा लिमिट पॉइंट है इसका भी। अगर इसका लिमिट पॉइंट है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस ए एन फ्रॉम क्यू सच दैट द सीक्वेंस ए एन will approach to the point alpha because alpha is a limit point. The same I can say about this one. Rationals का irrationals का limit point, irrationals के सेट का लिमिट पॉइंट है तो irrational से एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, जो सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को नाम ले देते हैं हम bn, जो bn भी किसको अप्रोच कर रही होगी, उस लिमिट पॉइंट को, वो लिमिट पॉइंट यही है। अगर फंक्शन अल्फा पे कंटिन्यूस होता, भाई मान लिया if function is continuous at alpha, then अभी हमने सीक्वेंशियल डेफिनेशन की है, ए एन अगर ए को अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एन एफ ऑफ ए को अप्रोच करेगा। तो ए एन ए को अप्रोच कर रहा है तो सीक्वेंस एफ ऑफ एन किसको अप्रोच करेगा, एफ ऑफ ए को। यहां से बी एन अगर ए को अप्रोच कर रहा है तो सीक्वेंस एफ ऑफ बी एन किसको अप्रोच करेगा, ए है तो ए का एफ ऑफ ए को। बट ए एन क्या थी, सीक्वेंस रैशनल नंबर से थी। रैशनल नंबर से अगर सीक्वेंस है तो ये सारे एलिमेंट रैशनल्स हैं, तो रैशनल नंबर्स के ऊपर जब भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इमेज जीरो आती है। तो ये क्या है, सारे के सारे जीरोज का सीक्वेंस है। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस हमेशा उसी कॉन्स्टेंट को अप्रोच करता है जो कॉन्स्टेंट वो होता है, तो ये जीरो को अप्रोच करेगी, जीरो सीक्वेंस, तो यहां से एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहां से बी एन सीक्वेंस इरेशनल्स का था,
किसी भी रैशनल के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करते हो तो वैल्यू 1 आती है। तो ये b1 b2 bn इन सब के ऊपर जब मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आती रहेगी, 1 1 1 आती रहेगी। तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस 1 है और वो किसको अप्रोच करेगा, 1 को ही। यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 आ गई, विच इज़ कंट्राडिक्शन, बिकॉज एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 भी है और एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 भी है एंड 0 इज नॉट इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो मान के चले थे वो गलत था, फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा अल्फा के ऊपर, और अल्फा का कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा फंक्शन। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एवरीवेयर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नहीं, एक रिजल्ट करते हैं। अगर मैं किसी सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस आप सबको पता है नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे होता है। रियल सीक्वेंस की बात करेंगे तो अगर रियल सीक्वेंस नहीं भी लेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक सेट ले सकते हो आप, ए सीक्वेंस डिफाइन ऑन सेट ए, ठीक है। अब ये फंक्शन चेक करो कंटिन्यूस है कि नहीं। फंक्शन दे नहीं रखा, कोई भी हो सकता है ये फंक्शन, बट मैं हमेशा कह सकता हूँ ये फंक्शन पक्का कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस देखो क्यों होगा, क्योंकि फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कहाँ पे करते हैं, डोमेन के पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे, अल्फा बिलोंगिंग टू एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट, नेचुरल नंबर का सेट। लेकिन नेचुरल नंबर का जो सेट है इसका अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ दो हिस्सों में, एक तो इसके आइसोलेटेड पॉइंट्स और एक इसके लिमिट पॉइंट्स। आइसोलेटेड पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स आप सबको पता है, देखो क्या होते हैं, किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट या तो लिमिट पॉइंट होंगे या फिर वो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। अगर इसके एलिमेंट कोई लिमिट पॉइंट हैं तो वो यहाँ पे रख दिए मैंने, अगर इसका कोई एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं था तो वो यहाँ पे रख दिया। नाउ नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता इसका, तो क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर्स को छोड़ के कोई भी नंबर उठाओगे तो उसके नेबरहुड में इसका कोई सेट का कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। और अगर मैं ये उठा लूँगा, 1 भी उठा लिया मैंने, तो 1 के नेबरहुड में कितने एलिमेंट आए नेचुरल नंबर के सेट के, एक ही तो आया, 1 ही आया, उसके अलावा और कोई नहीं आया। इन्फाइनाइट में एलिमेंट्स तो नहीं आ रहे, दैट मीन्स लिमिट पॉइंट नहीं है इसका कोई भी। तो लिमिट पॉइंट तो इसका कोई होगा नहीं, और आइसोलेटेड इसके पॉइंट्स इसके सारे ही हो जाएंगे। और ये रिजल्ट हम पहले कर चुके कि कोई भी फंक्शन डोमेन के आइसोलेटेड पॉइंट्स पे हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, बिकॉज वहाँ पे एक्स और इक्वल आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा आइसोलेटेड पॉइंट्स पे, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स पे, पूरे डोमेन पे ही कंटिन्यूस हो गया। और चेक भी तो पूरे डोमेन पे ही करते हैं, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन होल द डोमेन। अब हम एक रिजल्ट लिखते हैं जैसा कि हमने कंटिन्यूटी में भी किया था। लेट G and H be two functions on R। ऑन R का मतलब डोमेन R है, और कोडोमेन तो आप ऑब्वियसली R ले ही सकते हो। सच दैट f of x be any function which is equal to g of x if x belonging to A, and the function equals to h of x if x belongs to A complement। जैसा कि पहले हमने किया था कंटिन्यूटी वाले के लिमिट वाले केस में, वहाँ पे हमने रैशनल और इरेशनल्स ले रखे थे, तो वो भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ही थे। मतलब जनरली यहाँ पे कोई भी सेट हो सकता है कि किसी कुछ पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन है और उसके अलावा जो पॉइंट्स बच के उन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। और इस तरह से कि ए का लिमिट पॉइंट का सेट वो भी कैपिटल आर हो, और ए कॉम्प्लीमेंट के लिमिट पॉइंट का जो सेट है वो भी कैपिटल आर ही हो, ठीक है। देन द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट एल्फा बिलोंगिंग टू आर if and only if g of x and h of x are continuous at the point alpha and g of alpha is equal to h of alpha। बिल्कुल वैसा का वैसा रिजल्ट है जैसा लिमिट में किया था हमने कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट किसी अल्फा पॉइंट पे तब एग्जिस्ट करेगी जब इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो और वो दोनों की लिमिट इक्वल भी हो। तो ये वाली लिमिट उन दोनों की लिमिट जो इक्वल आई थी उसके इक्वल हो जाएगी।
अभी हम क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूटी में भी बिल्कुल सेम बात कह रहे हैं, बस डायरेक्ट वैल्यूज भी साथ साथ इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स ये कंटिन्यूस होगा किसी पॉइंट के ऊपर, अगर ये दोनों कंटिन्यूस होंगे और दोनों कंटिन्यूस होंगे, इसका मतलब इसकी लिमिट और इसकी डायरेक्ट वैल्यू इक्वल होगी, इसकी लिमिट और इसकी डायरेक्ट वैल्यू इक्वल होगी, और वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी चारों के चारों इक्वल होने चाहिए। तो ये लिख दिया, चारों के चारों लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज अगर ये कंटिन्यूस हो गया तो इसकी लिमिट इसकी डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल है, ये कंटिन्यूस है तो इसकी लिमिट इसकी डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल है, दोनों की डायरेक्ट वैल्यू इक्वल आ गई। तो फिर हम कहेंगे एफ एंड एफ एट अल्फा विल बी इक्वल टू जी एट अल्फा विच इज इक्वल टू एच एट अल्फा। ये तो ऑब्वियसली होगा ही, लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। ये तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो गया और ये दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन अल्फा पे उसी के तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फंक्शन दे दिया r से r तक सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x if x belongs to rationals, and let us say signum function of x if x belongs to irrationals। ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस होगा, ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हैं ऊपर वाला। ये फंक्शन कहाँ पे वहीं पे कंटिन्यूस होगा जहाँ पे दोनों के दोनों कंटिन्यूस हो गए और दोनों की वैल्यूज भी उस पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल भी होनी चाहिए और कंटिन्यूस भी हो, तो ग्राफ से ही देख लेंगे कहाँ कहाँ पे इक्वल है। ये पहली बात, तो पहले तो इक्वल ही चेक कर लेता हूँ ना मैं, ये चेक करना बहुत आसान है। किसी पॉइंट के ऊपर अगर कंटिन्यूस होगा ना फंक्शन, तो उस पॉइंट पे जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का ग्राफ बना देता हूँ और देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे इक्वल है। सो सिग्नम का फंक्शन का बना लेता हूँ, ये तो बहुत सिंपल होता है। 0 के ऊपर 0, 0 से बड़े सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, 0 से छोटे सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 होगी। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स। इसका ग्राफ तो आप सबको पता है, ये कुछ इस तरह से होता था। ऐसे चलता जाएगा और नीचे भी ऐसे चलेगा, इस साइड से क्लोज, इस साइड से ओपन आएगा, यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन, फिर यहाँ से क्लोज, यहाँ से ओपन। तो कहाँ कहाँ पे दोनों फंक्शन इक्वल है, कहाँ कहाँ पे ग्राफ आपस में मर्ज कर रहे हैं। तो देखना 1 से ऊपर तो कोई चॉइस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। -1 से नीचे भी पॉसिबल नहीं है, इसके बीच में भी पॉसिबल नहीं है। 0 पॉइंट के ऊपर 0 हो रहा है, तो एक तो सिंगलटन 0 के ऊपर, क्योंकि ये भी 0 पे 0 है, ये भी 0 पे 0 है। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की वैल्यू 1 होती है और 1 पे भी 1 होती है, और ये भी सारे पॉजिटिव नंबर से 1 था, तो इक्वल आ जाएंगे ना दोनों ग्राफ। यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं इस लाइन पे, तो यूनियन 1 और 2 के बीच में 2 पे इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन 2 आएगा जिसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। 1 पे ये भी 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, तो 1 इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली अगर इस साइड बात करें तो -1 और 0 वाले पॉइंट्स आएंगे। 0 आएगा, 0 में ले चुका पहले ही, तो फिर ये सीधा क्लोज इंटरवल कर सकता था, ये हटा सकता था। चलो ठीक है, -1 आएगा, -1 पे सिग्नम फंक्शन -1 होता है और -1 पे ये भी -1 ही होता है, तो -1 वाला पॉइंट आएगा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि इन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा, इस पे अभी तक पॉसिबिलिटी आई है, इस पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। अभी बाकी कंडीशन भी चेक करनी है हमें कि उस अल्फा के ऊपर ये दोनों भी कंटिन्यूस होने चाहिए। तो क्या इन अल्फा जो होगा इस यहाँ से आएगा, क्या उसके ऊपर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं? अगर मैं -1 ही देखता हूँ पहले, -1 पे क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं था। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन हम कई बार चेक कर चुके हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 पे आएगी 0, क्योंकि -1 से कुछ ना कुछ कम रहेगा, और राइट हैंड लिमिट आएगी -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले वाले लेक्चर देखो। दैट मीन्स -1 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। फिर 0 की बात करते हैं। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, सॉरी राइट हैंड लिमिट 0, तो 0 के ऊपर भी कंटिन्यूस नहीं हुआ। वैसे ये भी तो चेक कर सकते थे ना, 0 के ऊपर ये भी कंटिन्यूस नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1, तो 0 पे नहीं होगा ये।
अब 1 के ऊपर बात करते हैं, किसी भी इंटीजर पे ही नहीं होता ये, सीधा ही कह सकते हैं हम, क्योंकि 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट +1 आएगी, तो 1 भी नहीं होगा, तो यूनियन 1 से लेके 2 तक। ये क्या -1 और 0 के बीच का कोई भी पॉइंट ले लूँ मैं, ये दोनों इक्वल आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, ये तो इक्वल तो आएंगे ही ऑब्वियसली। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी दोनों की? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लिमिट अगर मैं -1 और 0 के बीच का कोई पॉइंट लेता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो चाहे राइट हैंड लिमिट की बात करो, वो लिमिट हमेशा ही -1 आती रहेगी, और यहां पे भी -1 ही आएगी, क्योंकि 0 से छोटा हो गया। तो ऐसे ही यहां पे 1 और 2 के बीच का कोई भी एलिमेंट ले लूं, लिमिट क्या आएगी? 1 आएगी, और यहाँ पे भी 1 ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये 1 देता है। ये ग्रेटेस्ट निगल फंक्शन हमेशा ही 1 होगा इसका। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, वैल्यूज भी इक्वल हैं, तो ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है। सो द क्वेश्चन इज, दिस इज योर होमवर्क, लेट f be any function from R to R such that f of x is equal to cos hyperbolic x if x belongs to rational numbers and e power minus mod of x if x belongs to irrational numbers, and a be the set of all those real numbers, let us say alpha, all those real numbers at which the limit of the function exists. Then option A, capital A is empty. Option B is capital A is finite. Capital A is countably. Infinite. And option D is A is uncountable. ओके तो ये आपका होमवर्क है। कल हम करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर कुछ एक और रिजल्ट्स, ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चंस भी करेंगे। जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।